देखो बेटा, सबसे पहले तो हम न्यूरॉन की यहाँ पर चूंकि बात कर रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट न्यूरॉन इज। आप लोगों को क्या न्यूरॉन के बारे में पता है? क्या होता है न्यूरॉन? हम कहते हैं न्यूरॉन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जो है वो न्यूरॉन है, यानी सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम। सर इतनी लंबी कहानी करने की जरूरत ही नहीं थी, सिंपल सिंपल बोल लेते। नहीं, मुझे लिखने का दिल चाह रहा था अभी। तो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज नोन एज योर न्यूरॉन। बेसिक सेल है वो, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या क्या मेन बातें होती है जरा उसको अच्छे समझ लेते हैं। देखिए न्यूरॉन जो है ना, उसमें एक अदद तो उसका न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। उसके न्यूक्लियस के अतराफ में क्या होगा? जाहिर सी बात है सेल होगा। न्यूक्लियस सेल के अंदर ही पाया जाता है। ये आपके पास एक अदद न्यूरॉन का सेल है। अब देखो इसमें ये तो एक बड़ी चीज आ गई, उसके बाद ये धागा आ गया, धागे के बाद आपके पास नीचे इसके कुछ स्ट्रक्चर्स प्रोसेस आ गए, ठीक है। अच्छा भाई, अब आगे जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं? अब देखो इसके अंदर मामला कुछ इस तरह से है कि न्यूरॉन के की अगर मैं लेबलिंग करना शुरू करूं तो दिस इज दी, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं सोमा। सोमा, सोमा मीन्स बॉडी। सोमा मीन्स बॉडी, या इसका एक दूसरा नाम होता है, इसका दूसरा नाम होता है सोमा या सेल बॉडी। या तो सोमा कह दो या सेल की बॉडी कह दो, बात एक ही है। हम कहते हैं क्रोमोसोम। नाम सुना है कभी किसी ने? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? क्रोम कहते हैं कलर को, सोम कहते हैं बॉडी को, ऐसी बॉडी जो कलर्ड होती है, क्रोमोसोम। तो सोमा मीन्स कलर होता है, ठीक है। अच्छा आगे चलो, यहां पे बात खत्म नहीं हुई। सोमा के बाद ये जो लंबी सी चीज आ रही है इस तरह से, ये जो एक धागा लंबा सा बनाया मैंने बिला वजह में, ये आपके पास कहलाता है एक्सॉन। क्या नाम कहलाता है? एक्सॉन। AXON, एक्सॉन। और जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन का, अच्छा टर्मिनल किसे कहते हैं? टर्मिनल कहते हैं एंड को, जहां कोई चीज टर्मिनेट हो रही हो। टर्मिनेट का मतलब होता है एंड होना किसी चीज का। तो एक्सॉन जहां टर्मिनेट हो रहा हो उसको हम एक्सॉन टर्मिनल का नाम देते हैं। यहां तक मेरी बात समझ गए सारे बच्चे? यहां तक किसी को किसी बात में कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी? कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी? तीन मेजर हिस्से बन गए हमारे न्यूरॉन के। पहला सेल, उसके बाद सेल की लंबी सी धागा, धागा कहेंगे उसको, क्या कहेंगे? हाँ, एक्सॉन धागा। और जहां वो खत्म हो रहा है उसको हम कह रहे हैं एक्सॉन की इख्तितामी हुदूद और एक्सॉन टर्मिनल। वाह, ओके। अब आओ इसके और नाम लिखना शुरू करते हैं। कौन सा मार्कर इस्तेमाल करूं? ये यूज करता हूं, ओके। ये देखो, अब ये जो छोटे छोटे हमारे पास है ना, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट। जैसे डेंड्रफ होता है ना, डेंड्रफ बालों में यहां पर डेंड्रफ आ जाती है, जैसे डेंड्राइट होता है। डेंड्राइट इज व्हाट? छोटे छोटे धागे फ्रॉम अराइजिंग फ्रॉम योर सेल, अराइजिंग फ्रॉम द सेल। छोटे छोटे धागे अराइजिंग फ्रॉम द सेल नोन एज व्हाट? डेंड्राइट, ओके। Now within this cell we have our very own nucleus। क्या है? न्यूक्लियस मौजूद है इसमें, पता है, दिख भी रहा है न्यूक्लियस। सर क्या बता रहे हैं आप? ठीक है। अच्छा एक और चीज याद रखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहां बना भी रहा हूं, फिर लेवल भी करता हूं। निसेल्स ग्रेन्यूल कौन है? निसेल एक साइंटिस्ट थे, निसेल एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने पहली बार सेल ऑफ न्यूरॉन के अंदर छोटे छोटे से दाने नुमा स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व किए। ग्रेन्युलर कहते हैं दानेदार को। उन्होंने उसको नाम दे दिया निसेल्स ग्रेन्यूल। निसेल उनका नाम, उनके दानेदार स्ट्रक्चर, तो निसेल्स ग्रेन्यूल। ये बात क्लियर हो गई? अब अगर कोई पूछे कि भाई निसेल ग्रेन्यूल जो दानेदार स्ट्रक्चर है वो क्या है, आप क्या बताओगे? भैया जी, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। निसेल्स ग्रेन्यूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्लस राइबोसोम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्लस राइबोसोम्स।
समझ रहे हो बात को? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम पता है किसी को क्या होता है? नाइन तो पढ़ के तो आए होगे सेल के चैप्टर में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स याद है किसी को? क्या बताने पड़ेंगे? या याद दिला दो, या ये नहीं भी पता तो भी बता दो, तो मैं इसकी डिटेल बताता हूँ। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ नेटवर्क्स होती हैं जो कि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक कुछ मेम्ब्रेन्स चल के जा रही होती हैं, और उनके ऊपर लगे हुए होते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या करते हैं? राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं। और राइबोसोम क्या करते हैं कि वो राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन बनाने के बाद इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ईआर के अंदर भेज देते हैं, वहां से हाईवे की तरह उसको ट्रैफिक करके आगे लेके चली आती है। डायग्राम दिखाता हूँ, इसको जरा आगे कर रहा हूँ ताकि मेरे पास डायग्राम बनाने की जगह हो। क्या होता है? मिसाल के तौर पे दिस इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ इस तरह से स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम देते हैं भाई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक हो गया? ये न्यूक्लियस आ गया। न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियोलस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए वगैरह पड़ा हुआ होता है। क्या किसी को यहां तक कोई मसला किसी बात में? अब ये जो स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं इनको हम कह रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड ऑन दीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स वी हैव जगह जगह राइबोसोम। इनके ऊपर क्या लगे होते हैं? राइबोसोम लगे होते हैं। हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। याद आया किसी को कुछ पुरानी बातें? तो हम क्या कहते हैं भाई? हम कहते हैं कि ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये हो गए राइबोसोम जो प्रोटीन बनाते हैं, और ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद आया? तो ये स्ट्रक्चर होता था आमतौर पे। तो वो निसिल ग्रेन्यूल भी क्या है? यही चीज है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स के मजमूए बहुत सारे मौजूद होते हैं न्यूरॉन के अंदर, उनको नाम दिया निसिल्स ग्रेन्यूल का। यहां क्लियर हो गई बात? वापस भी चलूं, वापस भी चलूं। अब देखो ये हमारे पास आ गया ये स्ट्रक्चर, अभी वापस आ गए इसके ऊपर। अब निसिल ग्रेन्यूल में अब जरा एक बात याद रखिएगा, निसिल ग्रेन्यूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स। ठीक है? यही दो चीजें मिलके आपके न्यूक्लियस, आपके सेल को, सोमा को क्या कलर देती हैं? ग्रे कलर देती हैं। निसिल ग्रेन्यूल के जो दाने 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 दाने, अब आप खुद सोचो ना, इमेजिन करो एक चीज, एक जगह पे बहुत सारे दाने 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 पड़े हैं, उसमें कलर डार्क हो जाता है उस चीज का। चाय की पत्ती बहुत सारी आप डाल दो, दाने दाने उसके डाल दो, जगह डार्क हो जाएगी। तो बहुत सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स जमा हो जाते हैं क्लम्स 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 क्लम की फॉर्म में, और पूरे सोमा को डार्क कलर दे देते हैं। वो डार्क कलर कोई आम कलर नहीं है, बल्कि वो क्या कलर होता है? ग्रे कलर होता है। इससे आपको एक बात समझ में आई? क्या समझ में आया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जिस जिस जगह पे ग्रे कलर या डार्क कलर होगा, वहां क्या मौजूद होगा? सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। क्लियर हो गई बात? ये बात क्लियर हो गई? ये अपने पास लिखते रहा करो ये बातें, मैं अभी सारी लिखूंगा भी एंड में, ताकि आपके पास एक तरतीब बन जाए। लेकिन अभी जब मैं पूरी बात कंप्लीट नहीं कर रहा, उस वक्त तक अपने पास साइड में कहीं नोट करते जाओ, ताकि हमें लिंक करने में आसानी मामलात को। मैं फिर दोबारा वापस आ रहा हूं उसके ऊपर। मैंने क्या कहा? मैंने कहा निसिल बॉडी और निसिल ग्रैन्यूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर्स, and these two structures give gray or blackish coloration to the soma of the neuron। क्लियर हो गई मेरी बात यहां तक सबको? किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई टेंशन, कोई दिक्कत, कोई कुछ भी, एनीथिंग नहीं है? वेरी गुड, क्लियर हो गई बात? चलो भाई बेहतरीन है। अब आगे सुनो मेरी बात को, समझो। ये जो एक्सॉन का पोर्शन है ना, एक्सॉन का पोर्शन सब पे नहीं, बहुत सारे न्यूरॉन्स के एक्सॉन के पोर्शन के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं उसको? हम उसको नाम देते हैं एज अ माइलिन शीथ।
ये क्या है, बहुत सारे माइलिनेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर ऑल माइलिनेटेड स्ट्रक्चर्स। अब आप देखो, ओहो, इसमें 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 कलर करने का कोई तरीका है? नहीं 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 नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, सॉरी, ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता। इसको मैं वापस बनाता हूँ। ठीक हो गया? अच्छा, अब मेरी बात को समझो। पूरे एक्सॉन के ऊपर ये मैंने डिब्बे 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 से बना दिए। ये डिब्बे क्या है भाई, इनकी बात भी कर लेते हैं, ये भी किसी के बच्चे बच्चे इनकी बात हो जानी चाहिए। ये जो डिब्बे हैं, इन डिब्बों को हम कहते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ, ये क्या होता है माइलिन शीथ? माइलिन शीथ एक एडिशनल कवरिंग है आपके एक्सॉन पे, जो टुकड़ों 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 में चढ़ी हुई होती है। टुकड़ों में चढ़ने का मतलब क्या है? चढ़ी हुई होगी, थोड़े फासले के बाद फिर चढ़ी होगी, फिर फासले के बाद चढ़ी होगी, फिर फासले के बाद चढ़ी, तो चढ़ी हुई है पूरे एक्सॉन के ऊपर फासले 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 से। अब इसके बारे में कुछ बातें जो आपने अच्छे से याद रखनी है, जिसको समझ लेंगे तो मामला बहुत अच्छे हो जाएंगे। पहली चीज, माइलिन शीथ की कंपोजिशन क्या है, ये किस कंपाउंड से मिलकर बनी हुई होती है? तो मैं ये बात यहां लिख देता हूं। माइलिन शीथ जिस कंपाउंड से मिलकर बनी हुई होती है, वो कंपाउंड कोई आम कंपाउंड नहीं, बल्कि अपना जाना पहचाना लिपिड या फैट्स होते हैं। ये फैट से बनी हुई एक एडिशनल लेयर होती है, ग्रुपिंग्स की फॉर्म में पूरे एक्सॉन पे फैली हुई होती है, लगी 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 रैपिंग्स एंड दीज आर अराउंड योर एक्सॉन। ठीक हो गया? अब आपका सवाल, सर ये जो माइलिन शीथ है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ लिपिड यानी चर्बी से बनी हुई है, या इसमें कुछ और भी चीजों का अमल दखल है? तो मैं कहूंगा कुछ और भी है। आप बोलोगे क्या? मैं बोलूंगा सबर। सबर क्या? अब सुनो, myelin sheath is made up of two different type of cells, is made up of two different types of cell. Both of these cells have lipid in their structures, और वो रैप किए हुए होते हैं आपके एक्सॉन को। मिसाल के तौर पे ये रहा एक्सॉन, और इस एक्सॉन के ऊपर ये रहा एक सेल, और ये सेल इसको ऐसे रैप कर लेता है। ठीक है? फिर एक दूसरा सेल आएगा, वो उसको ऐसे रैप कर लेगा। आप देखो, कंटिन्यूअस एक सेल ने रैपिंग नहीं की हुई, बल्कि एक सेल ने यहां से रैप किया, तो एक दूसरे सेल ने यहां से रैप किया। यू कैन क्लियरली सी द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके दरमियान में जगह खाली है, लेकिन एक यहां है, दूसरा यहां पर है, लेकिन इनके दरमियान में थोड़ी सी जगह खाली है। ये जो सेल्स हैं, ये बने हुए लिपिड से, या इनमें मौजूद हैं लिपिड्स बहुत सारे अमाउंट में, जिसकी वजह से इस माइलिन शीथ का कलर हो जाता है व्हाइट। क्या कलर हो जाता है? व्हाइट। नाउ दिस माइलिन शीथ इज व्हाइट इन कलर, व्हाइट इन कलर, व्हाइट इन कलर। माइलिन शीथ क्या है? व्हाइट कलरेशन की है। तो एक एक्सॉन ऊपर माइलिन शीथ, यहां पर आपके पास ये रहा, और एक और दूसरा माइलिन शीथ का सेल यहां पर आ गया। बीच में अगर आप देखो तो अभी भी जगह खाली है, थोड़ा फासला रखते हैं एक दूसरे से। अब वो कौन से सेल जिससे माइलिन शीथ बनी हुई, उनका नाम समझ लीजिए। पहला सेल आपके पास होता है, इसको हम नाम देते हैं शॉन सेल। शॉन सेल, शॉन सेल एक सेल कहलाता है शॉन सेल, और एक दूसरी टाइप का सेल है, उसको हम कहते हैं ओलिगो डेंड्रोसाइट। अब दो टाइप के सेल्स हैं जो कि माइलिन शीथ से बने हुए हैं, या माइलिन शीथ का काम कर रहे हैं, एंड दे आर रैपिंग देमसेल्व्स अराउंड द एक्सॉन। एक सेल है शॉन सेल, दूसरा सेल है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। मेरी बात यहां तक सारे बच्चे समझे कि नहीं समझे? फिर मैंने आपको एडिशनली बताया, देखो ये लिपिड मौजूद है इनमें ज्यादा, जिसकी वजह से कलर आता है वाइट। ठीक हो गया? अभी थोड़ी देर पहले आपको बात को स्टार्ट करने से पहले ही बात कही थी कि मेरा बेटा ये देखो, वो जो मुर्गी की रीढ़ की हड्डी में आपके पास जो व्हाइट कलर की रॉड होती है, वो क्या कलर था? व्हाइट। अब आप खुद बता सकते हो, जहां जहां एक्सॉन मौजूद है वहां वहां कलर क्या होगा? व्हाइट। जहां जहां सोमा मौजूद है वहां कलर क्या होगा? ग्रे। दोनों बातें क्लियर हो गई? तो सोमा की वजह से आ गया ग्रे कलर, और माइलिन शीथ यानी एक्सॉन की वजह से आ गया कौन सा कलर? व्हाइट कलर।
ये बात क्लियर हो गई। अब इतना हमें पता चल गया कि जब हम स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन को देखते हैं तो उसमें जो ग्रे वाली साइड है दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोमा, और सोमा में भी क्या चीज मौजूद है, नेसल ग्रेन्यूल मौजूद है, इसकी वजह से ग्रे कलर या ब्लैक शेड आता है। दूसरी तरफ इन्हीं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर जो व्हाइट पोर्शन है उसमें व्हाइट कलर क्यों आता है, इस वजह से आता है क्योंकि उन पे मौजूद है हमारा एक्सॉन, और एक्सॉन पे मौजूद है माइलिन शीथ दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड दैट इज गिविंग आउट व्हाइट कलरेशन। यहां तक सबको बात क्लियर हो गई भाई? यहां तो सबको बात क्लियर हो गई। अब एक एडिशनल बात बता रहा हूं जो आमतौर पे लोग नहीं बताते, तो मैं आपके सामने इसको जिक्र कर देता हूं। नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेना, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, ठीक है। और ये शॉन सेल्स ओलिगोडेंड्रोसाइट से ही बात स्टार्ट करने लगा हूं। ठीक है भाई? अच्छा चलो अब आ जाते हैं आगे। जरा मैं आपके सामने एक एडिशनल बात रख दूं, नहीं इससे भी आगे। एडिशनल बात क्या है? देखो भाई, शॉन सेल्स के बारे में एक बात याद रखिएगा, और ओलिगो डेंड्रोसाइट्स के बारे में एक बात याद रखिएगा कि शॉन सेल्स जो हैं, शॉन सेल्स, they act as myelin sheath around neurons of what system? Found around neurons of motor nervous system and सेंसरी नर्वस सिस्टम, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अतराफ में शॉन सेल्स हमें मिलते हैं। ये मुश्किल बात भाई हमारी, मैंने शुरू में बनाया था, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इससे जो भी नसें नर्व्स बाहर निकल रही हैं, चाहे वो बाहर की तरफ लेके जा रही हो या बाहर से अंदर की तरफ लेके आ रही हो, दे आर पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर सेंट्रल से दूर तो मोटर, और अगर सेंट्रल की तरफ तो सेंसरी। ये बात क्लियर है? ये इस बात में कोई मसला परेशानी किसी को? बोलो भाई। ये बात हमने पहले डिस्कस की थी बिल्कुल शुरू में, बिल्कुल शुरू में, पीएनएस और सीएनएस की बातें। इसका मतलब है कि शॉन सेल मौजूद है कौन से सिस्टम में, किसके न्यूरॉन्स में? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स में मौजूद होता है। कहानी वही है, माइलिन शीथ, लिपिड्स, व्हाइट कलर, चीज वही है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके बारे में बात कर लो। फाउंड around neurons of inter न्यूरॉन या इंटर नर्वस सिस्टम, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स मौजूद है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स के अतराफ में। व्हाइट कलर, लिपिड्स, माइलिन शीथ, चीजें वही हैं, फर्क सिर्फ सेल का होता है, बस और कोई फर्क नहीं है। ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी मैंने, आमतौर पे लोग इसका जिक्र नहीं करते, कुछ लोग कर देते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए बिकॉज ऑफ हमारा इदारा, यानी छा जाओ, तो ठीक हो गया। तो छा जाओ की वजह से कुछ एडिशनल बातें आपके सामने होनी चाहिए, विच इज लाइक आवर इदारा, कुछ एडिशनल बच्चों के पास कॉन्सेप्ट जाने चाहिए। तो शॉन सेल्स फाउंड इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ओलिगोडेंड्रोसाइट फाउंड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक बात और लिख दूं, फंक्शन ऑफ बोथ सेल्स इज सेम। फंक्शन ऑफ बोथ सेल इज सेम। अब यहां एक और बात समझते जाएं, फंक्शन दोनों का सेम, बातें तकरीबन सेम। इन सेल्स को कलेक्टिवली अगर मैं एक नाम देना चाहूं, मेरा दिल चाह रहा है मैं इन सेल्स को एक कलेक्टिवली नाम दे दूं कि भाई कोई लाइक हमें पता है कि नर्व सेल्स जो होते हैं उनको न्यूरॉन कहते हैं। दे आर नॉट नर्व सेल्स, दे आर फाउंड ऑन द नर्व सेल बट दे हैव नथिंग टू डू विद द नर्व सेल। क्योंकि नर्व सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, ये काम करता है। ये तो ये काम करते ही नहीं, ये तो सपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर रैपिंग कर रहे हैं। तो मैं अगर इनको एक नाम देना चाहूं तो मैं क्या नाम दे सकता हूं इनको? तो इनके लिए साइंसदानों ने एक नया नाम निकाला है, और वो नाम है, समझते जाओ नाम को, न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स क्या, कौन से सेल्स हैं? न्यूरोग्लियल सेल्स, इनको सिंपली ग्लियल सेल्स भी कहते हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स,
या न्यूरोग्लियल सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल्स या न्यूरोग्लियल सेल्स, बात समझो। तो ये वो सेल्स जो नर्वस सिस्टम का पार्ट हैं, वो सेल्स जो नर्वस सिस्टम का पार्ट हैं, बट वो नर्व के इंपल्स में रोल प्ले नहीं करते। दे आर पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम बट डू नॉट प्ले अ रोल इन नर्व इंपल्स, आर नोन एज न्यूरोग्लियल सेल्स। 3 बातों में डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, डू नॉट प्ले अ रोल इन नर्व इंपल्स, नोन एज न्यूरोग्लियल सेल्स। क्लियर हो गई बात? हाँ भाई डन करो। अच्छा, तो ये वाली बात हमारे पास हो गई। तो अब हमें न्यूरोग्लियल सेल्स यानी ये शॉल सेल्स और ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स है, इनके बारे में बातें क्लियर होना शुरू हो गई हैं। गोइंग बैक टू द डायग्राम ऑफ व्हाट नर्व सेल की जो डायग्राम हमने बनाई थी, उसके बाद वापस दोबारा चलते हैं। अब हमें ये क्लियर हो गया कि भाई ये जो माइलिन शीथ है दैट इज मेड अप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स, और ये जो 2 सेल्स हैं यानी शॉन सेल्स और ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, इन दोनों में से कोई एक मौजूद होगा इनके ऊपर। कैसे पता लगाएंगे? अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड का कोई न्यूरॉन है तो उसके ऊपर कौन सा सेल होगा? ऑलिगोडेंड्रोसाइट। अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी मोटर सेंसरी न्यूरॉन्स का कोई सेल होगा, उसके अतराफ में कौन सी होंगे माइलिन शीथ? आपका होगे शॉन सेल्स। मनाइल बेटा बात क्लियर हो गई है? दोनों से नहीं, एक से, डिपेंडिंग ऑन किस जगह का न्यूरॉन है, सेंटर का है, साइड्स का, उसके हिसाब से उसकी जगह मौजूद होगी। क्लियर है? अच्छा भाई आगे चलो। आगे क्या है? ये सारे मामला तय होते 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 ये एंड का पोर्शन आ गया, यानी योर एक्सॉन इज अबाउट टू टर्मिनेट। तो हम कहते हैं एक्सॉन का टर्मिनल पोर्शन आ गया, फाइनल पोर्शन ऑफ योर एक्सॉन है। आप देखो इसमें एंड में ना ये बल्ब गोल गोल से जैसे कुछ लगा हुआ है यहाँ पर ना, गोल गोल से स्ट्रक्चर्स। तो आमतौर पे हम क्या करते हैं, हम कहते हैं स्ट्रक्चर को एक नाम देते हैं और हम इसको कहते हैं कि ये आपके पास है साइनेप्टिक बल्ब्स या नॉब्स। देखो नाम पे जोर देना। साइनेप्सिस किसे कहते हैं पहले समझ लो। साइनेप्सिस कहते हैं जहां पर कोई चीज का इख्तिताम हो रहा हो और दूसरी चीज के साथ मिलाव हो रहा हो। मिसाल के तौर पे हमारे पास न्यूरॉन, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कहीं ना कहीं तो जुड़ता है आके। अब ये जो न्यूरॉन की जगह खत्म हो रही है, अभी मैं एक डायग्राम भी बनाऊंगा कनेक्ट करके, इसी के नीचे एक दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा होगा, इसी के नीचे से एक दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा होगा। यानी न्यूरॉन का नीचे वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन दूसरे न्यूरॉन के इस वाले पोर्शन के पास होता है। फिर ये न्यूरॉन आ गया, इसका ये वाला पोर्शन दूसरे न्यूरॉन के इस वाले पोर्शन के साथ मिला हुआ होता है। यानी एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ मिल रहा है, कनेक्शन है, कोई इनके दरमियान में जगह है। जब मिलने वाला मामला होता है इसको हम कहते हैं साइनेप्सिस, जोड़ जहां पैदा हो रहा है आपका। मेरी बात यहां तक समझ लो, जोड़ पैदा हो रहा है। क्लियर है बात? तो न्यूरॉन से न्यूरॉन के दरमियान में जो मिलाव हो रहा होता है, जो करीब आ रहे होते हैं, दिस इज नोन एज साइनेप्सिस, मिलना, करीब आना। अब साइनेप्सिस वाली जगह का स्ट्रक्चर कैसा है? बल्ब जैसा है। जैसे आपका घर का बल्ब लगा होता है, बल्ब जिसको हम कहते हैं, फूला हुआ। या फिर नॉब, नॉब कैसी? डोर नॉब होता है ना, गोल गोल घुमा के खोलते हैं, तो उससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। तो इसको हम साइनेप्टिक बल्ब या साइनेप्टिक नॉब, डोर हैंडल और नॉब से रेफर करते हैं। कुछ लोग इसको एक्सॉन बल्ब या एक्सॉन नॉब के नाम से भी जानते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस ये पता होना चाहिए कि एक्सॉन टर्मिनल, जहां टर्मिनेट हो रहा है, क्या आखिरी पोर्शन थोड़ा सा फूला हुआ है, उसको हम साइनेप्टिक बल्ब की तरह का होता है, या फिर साइनेप्टिक डोर नॉब की तरह का गोल सा होता है, उसके नाम पे इसका हमने नाम रख दिया, इसके स्ट्रक्चर की बेसिस पे। और साइनेप्सिस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जोड़ पैदा हो रहा है दो न्यूरॉन्स के दरमियान में। यहाँ तक बातें भाई बच्चों क्लियर हैं? कोई परेशानी यहाँ तक, कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन? हाँ भाई, ओके। अब जरा यहाँ तक जब हमने बात कर ली है तो अब हम जरा इससे एक स्टेप आगे की बात करते हैं। ये तो हमारा न्यूरॉन बन गया पूरा का पूरा, ठीक हो गया। अब देखो हमारे पास
अगर मैं यहां पर न्यूरॉन की डायग्राम बनाऊं, ये फॉर एग्जांपल एक अदर न्यूरॉन है, इसके साथ एक दूसरा न्यूरॉन आ गया, ठीक है ना, एक न्यूरॉन ये आ गया, उसके बाद एक दूसरा न्यूरॉन आ गया, एंड देन वी हैव अ थर्ड न्यूरॉन, अभी देख रहे हो ये न्यूरॉन्स आपस में कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। सर ऐसे चलते रहेंगे, ये भी आप बिल्कुल ऐसे चलते रहेंगे। अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर तो इसको रोक दिया ना, तो यहाँ पर हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली कि आपके पास, चलो मैं इसमें एक काम करता हूँ, मैं तुम लोगों को और अच्छे से इसकी एक चीज़ बना देता हूँ ताकि तुम लोगों को इसमें एक चीज़ क्लियर हो जाए, इसमें एक चीज़ क्लियर हो जाए। और वो चीज़ क्या है, वो चीज़ समझो, यहाँ से मिसाल के तौर पर निकल के आया ये न्यूरॉन, टहलता हुआ यहां से आया लंबा सा न्यूरॉन, ये न्यूरॉन आ गया यहां पर, ठीक हो गया। और यहां आ गया आपके पास एक अदद मसल, ये मिसाल के तौर पे मसल आ गया। अब देखो मामला क्या हुआ, इंफॉर्मेशन यहां से आई, यहां गई, यहां से होती हुई यहां मसल के पास आ गई, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गया। समझ रहे हो बात को। अब आपको एक चीज देखने को मिलेगी, मैंने जरा टाइम की बचत के लिए इसके ऊपर माइलिन शीट नहीं बनाई, बट माइलिन शीट इज प्रेजेंट, ठीक है। आप एक चीज नोटिस करोगे कि इंफॉर्मेशन यहां से आई, कहां से चली। अब गौर करना एक चीज पे, गौर करना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंफॉर्मेशन आई डेंड्राइट से, डेंड्राइट से कहां, सोमा में, सोमा में इंफॉर्मेशन आई, सोमा से इंफॉर्मेशन कहां गई, आप कहोगे सर सोमा से इंफॉर्मेशन एक्सॉन में आई, सोमा से इंफॉर्मेशन एक्सॉन में आई, एक्सॉन से इंफॉर्मेशन चलती हुई कहां गई, एक्सॉन से इंफॉर्मेशन बाहर निकली थ्रू एक्सॉन टर्मिनल, जिसको हम साइनेप्टिक नर्व्स भी कहते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन दाखिल हुई दोबारा कहां पर, आप कहोगे सर इंफॉर्मेशन दाखिल हुई डेंड्राइट से कहां, सोमा के अंदर, सोमा में इंफॉर्मेशन दाखिल हुई, वो इंफॉर्मेशन मूव करते हुए जा रही है अब एक्सॉन में दोबारा, इट्स मूविंग थ्रू द एक्सॉन, और एक्सॉन से मूव करते हुए एक्सॉन टर्मिनल से बाहर निकलेगी, एक्सॉन का जो आपके पास साइनेप्टिक नर्व्स वगैरह वहां से, फिर दोबारा दाखिल होगी कहां से, आपके डेंड्राइट से सोमा के अंदर, और सोमा से जाएगी एक्सॉन के अंदर, और एक्सॉन से ऑल द वे थ्रू मूव करती हुई आएगी यहां पर, और यहां से निकलेगी बाहर, और यहां से बाहर नहीं निकलेगी बल्कि एंटर हो जाएगी कहां पर, आपके मसल सेल के ऊपर। मेरी बात समझ रहे हो। देखो इंफॉर्मेशन कैसे चल रही है, इंफॉर्मेशन चल रही है डेंड्राइट से सोमा, सोमा से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, फिर दोबारा डेंड्राइट से सोमा, सोमा से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, फिर वहां से डेंड्राइट, सोमा, एक्सॉन, और एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल। अल्लाह देखो कैसे भागता है ये, एक्सॉन टर्मिनल यहां से बाहर निकल गई, अब मसल के पास आ गई, और मसल ने काम करा लिया इस तरह से आपके पास।
तो ये जो पूरी सीक्वेंस चल रही है हमारे पास पूरी यूं यूं करके, और बहुत सारे न्यूरॉन्स बॉडी में मौजूद है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो मोटर सिस्टम होता है, यानी जब हम रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, चीजें सेंस करना आसान है, इंटरप्रेट करना मुश्किल है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स कैसे निकलेगा वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता है। सर मसल के आगे नहीं मिलेंगे ये, फिर नहीं, मसल के आगे नहीं मिलेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने पेन उठाया, मुझे क्या लिखना है, ए फॉर एप्पल, ठीक है। अब ब्रेन से इंफॉर्मेशन गई हाथ को, न्यूरॉन 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 में बहुत सारे न्यूरॉन मिलकर इंफॉर्मेशन यहां तक गई। अब मसल काम करेगा। मसल कैसे काम करेगा, मसल ने हाथ चलाना है ऐसे, मसल चलाना। अब ये मसल आएगा, मसल लिखेगा, मसल लिखवा रहा है ये, वाह, इंफॉर्मेशन कहां से, ब्रेन से, किसके जरिए, न्यूरॉन के जरिए, अल्टीमेटली कहां पहुंची, मसल के पास। अब मसल्स ये मूव करवा रहे हैं हाथ को इस तरह, ये यूं यूं चलेगा, तो ये ऐसे यूं चलेगा, तो ये आपके पास हो गया ए। मैंने ए लिखा मसल्स के जरिए। अब मसल से इंफॉर्मेशन आगे नहीं जाएगी, क्योंकि मसल इस्तेमाल हो रहा है उस इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाने के लिए, या उस इंफॉर्मेशन को अमली जामिया पहनाने के लिए। क्या वाह वाह, क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। अमली जामिया पहनाने का मतलब यह है कि जो आपने सोचा किया वो उसको अब बाकायदा पूरा रियलिटी में लेके आने वाला है मसल। मेरी बात क्लियर हो गई सबको, यहाँ पर कोई परेशानी, कोई टेंशन, कोई दिक्कत किसी चीज की, ठीक है भाई। तो न्यूरॉन ऐसे काम करते हैं। मेरी बात यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई टेंशन, यहाँ तक क्लियर है बातें, ओके। अब न्यूरॉन की फंक्शनिंग हमने यहां पर समझ ली। अब यहां एक और बात समझ लें, देखें अभी तक मुझसे किसी ने ये नहीं पूछा सर वो जो माइलिन शीथ थी उसका फायदा क्या था, वो क्यों मौजूद थी न्यूरॉन के ऊपर। तो अब जरा उसका फायदा भी समझ लेते हैं। देखिए बात को समझें कि ये रहा आपके पास एक अदद न्यूरॉन जिसके ऊपर कोई माइलिन शीथ मौजूद नहीं है, कोई माइलिन शीथ मौजूद नहीं है। अब इसमें होता कुछ इस तरह से है कि आयंस जो हैं, आयंस सोडियम पोटेशियम के, वो बाहर निकलते हैं या अंदर एंटर होते हैं, बाहर निकलते हैं या अंदर एंटर होते हैं, बाहर निकलते हैं या अंदर एंटर होते हैं, बाहर या अंदर। ट्रांसफर ऑफ आयंस यानी आयंस के मूवमेंट के नतीजे में होता क्या है कि आपके पास आयंस ऊपर नीचे ट्रांसफर हो रहे होते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती इस डायरेक्शन में, इंपल्स जिसको हम कहते हैं, इंफॉर्मेशन या नर्व इंपल्स ट्रांसफर होती है इस डायरेक्शन में, इस तरह से। क्लियर हो गई बात। अब एक और बात समझो, जब इंफॉर्मेशन यूं करके ट्रांसफर हो गई तो अब एक और चीज, अगर फॉर एग्जांपल हमने माइलिन शीथ बना ली, यानी एक ऐसा न्यूरॉन ले लिया जिसके ऊपर माइलिन शीथ मौजूद है, तो अब क्या होगा जरा वो भी समाप्त फरमा ले। अब देखो इसमें मामला कुछ इस तरह से है कि मिसाल के तौर पे ये रही माइलिन शीथ, मैं कलर कर रहा हूं उसको बिला वजह में यहां पर। अब हमारे पास ये माइलिन शीथ आ गई जगह जगह पे। माइलिन शीथ की हैसियत हमने क्या बताई थी, हमने कहा था माइलिन शीथ की हैसियत ये है कि मिसाल के तौर पे ये रहा एक्सॉन, ये रहा एक्सॉन, एक्सॉन के ऊपर रैप कर जाते हैं माइलिन शीथ के सेल्स। मुझे ये बताओ जब मैंने एक्सॉन को रैप कर दिया, क्या आपको मेरे हाथ के अंदर का पोर्शन नजर आ रहा है या ये रॉड के अंदर का पोर्शन नजर आ रहा है जो रैप हुआ हुआ? आप बोलोगे नहीं नजर आ रहा। इस तरह से मैं इसको ऊपर से रैप करता हूं, बोले नहीं नजर आ रहा। मैं आपसे पूछूंगा आपको कितना पोर्शन नजर आ रहा, बोलोगे सर ये जो छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है ना बीच में, ये मुझे सिर्फ ये नजर आ रहा है और कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं आपसे कहूंगा बेटा मुझे ये बताओ, जब एक्सॉन पूरा ही कवर कर दिया मैंने और सिर्फ इतनी सी जगह छोड़ी हुई है, तो अब आयंस कहां से ट्रांसफर होंगे? आप बोलोगे सर जो खाली जगह है वहां से ट्रांसफर होंगे। यानी अब पूरी रॉड में से आयंस का ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि जिसको मैंने रैप कर लिया वहां से आयंस ट्रांसफर नहीं होगा। जो जगह खुली बच गई आयंस बस वहां से ट्रांसफर होंगे, यानी इंपल्स भी सिर्फ उसी जगह से ट्रांसफर होगी। अब इसको जरा देखो, समझो बात को। देखो जो खुली जगह है आयंस वहां से ट्रांसफर होंगे, इधर उधर से नहीं होंगे। जो खुली जगह है सिर्फ आयंस वहां से ट्रांसफर होंगे, इधर उधर से ट्रांसफर नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि इंपल्स जो है, इंपल्स वो भी मूव करेगी इस डायरेक्शन में, बट इंपल्स की डायरेक्शन पता है कैसी होगी? हां, आपको बजाय पूरी पट्टी में आयंस को मूव कराने के, आप जगह जगह से आयंस को मूव करा रहे हो। अब देखो गौर से, यहां पर क्या मामला होता है? यहां पर मामला यह होता है कि बजाय इंस्टेड ऑफ गोइंग इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, इंपल्स मूव करती है ऐसे। बात समझ रहे हो? जंप करते करते
यानी आपको कैसे नजर आता है, इस वाली में आपको नजर आएगा कि बिजली गई है यूं करके, ऐसे बिजली चली गई, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बिजली 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 ऐसे चली गई, ओह स्किप करते हुए गई है, क्योंकि बीच में से तो कहीं से आपके पास कंडक्टेंस हो ही नहीं रही, क्योंकि रैप कर दिया आपने उसको। यहां पर क्या है, जैसे अंधेरे में छुप करके लाइटनिंग पास हो गई, लेकिन इसमें कैसा फील होगा, इसमें ऐसा फील होगा छुक छुक ऐसे करके, चुक 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 ऐसे। तो उसमें होता ही है कि अब आपके पास मामला ऐसा होगा कि एक जगह से कंडक्टेंस, दूसरी जगह, तीसरी से चौथी जगह, तो कंडक्टेंस इज नॉट स्लो, इट्स फास्ट। एग्जाम्पल देता हूं कैसे। मिसाल के तौर पे एक सुपर हीरो है जिसको उड़ना नहीं आता, बट ही कैन जंप। अब एक सुपर हीरो है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लैश है डीसी का, वो भाग रहा है रोड के ऊपर, ठीक है, और दूसरा एक सुपर हीरो है जो कि बिल्डिंग्स के ऊपर जंप कर करके भाग रहा है। अब उसके पास फायदा क्या होगा, एक तो उसको रोड पे भागना नहीं है, रेजिस्टेंस कम, दूसरा जो ट्रैफिक को यूं करके भाग रहा होगा वो उससे भी कम, तो वो ही कैन जंप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वो बहुत तेजी से पहुंचेगा किसी जगह के ऊपर। इसकी मैं एक और एग्जांपल बच्चों को देता हूं। मेरे पास एक बहुत बड़ा सा लॉन है, घास लगी हुई है, मुझे उस घास को जलाना है, बर्न करना है। अब मैं आपको दो ऑप्शंस दे रहा हूं, मुझे बताना तेजी से आग कब किस में फैलेगी। मैं यहाँ खड़ा हूं एज पे और आगे पूरा गार्डन है, मैंने यहाँ लगा दी आग कि वो फैलते फैलते वो आगे तक चली जाए, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, मैंने लगाई यहां पर आग, थोड़े से फासले पे लगाई, तीसरे फासले पे लगाई, थोड़ा सा और आगे जाके लगा दी। मुझे बताओ आग तेजी से कहां फैलेगी? आप बोलोगे सर जहां आपने शुरू में लगाई ना वहां पर टाइम लगेगा आग को आखिर दीवार तक फैलने में, ठीक है, क्योंकि वो जलाएगी 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 वहां तक पहुंचेगी। लेकिन वो वाली सिचुएशन जिसमें आपने शुरू में लगाई, बीच में लगाई, उससे आगे लगाई और सबसे आगे लगाई, वहां पर आग अपनी अपनी लाइन में फैलना शुरू की। एक वक्त में आएगा कि आग आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाएगी, पूरा सब कुछ जल जाएगा। तो पता ये चला कि जहां आप स्किप कर करके आगे चला रहे हो वहां रैपिड मूवमेंट होती है, और जहां पूरा रास्ता देते हो पूरा यहां से वहां तक जा रहा है उसमें टाइम लगेगा उसको होने में। तो माइलन शीट का फंक्शन आ गया। माइलन शीट का फंक्शन क्या है? माइलन शीट का फंक्शन ये है, माइलन शीट का फंक्शन क्या है? फंक्शन है रैपिड मूवमेंट ऑफ इंपल्स। इंपल्स जो नर्व इंपल्स चल रही है उसकी रैपिड मूवमेंट के लिए माइलन शीट मौजूद होती है। और एक और जुमला याद रख लीजिए, बल्कि वर्ड याद रख लीजिए, तो फतन आपको बता रहा हूं, ये जो जंपिंग मूवमेंट है ना, जंपिंग मूवमेंट, फीलिंग जंपिंग वाली आती है, इस जंपिंग मूवमेंट को, इस जंपिंग मूवमेंट को हम नाम देते हैं साल्टेटरी मोशन। क्या नाम देते हैं? SALTATORY, साल्टेटरी मोशन का नाम देते हैं। ये वर्ड याद रख लीजिएगा। अगर आप कभी सुनो साल्टेटरी, आप फौरन क्लिक करोगे, ऐसे न्यूरॉन की मूवमेंट की बात हो रही है जिसके अंदर माइलन शीट मौजूद है, उसमें इंपल्स जंप करता हुआ आपको फील हो रहा होता है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? भाई हेलो हेलो, क्लियर हो रही बातें? ओके जी, गुड हो गया, गुड हो गया, बेहतरीन हो गया। तो लेट्स रैप इट अप कि हमने अभी क्या क्या बातें की। जरा मैं पीछे लेके जा रहा हूं आप लोगों को ताकि हमें बात समझ में, हमने क्या क्या बातें की। अभी फिलहाल हमने सबसे पहले बात आपके पास यहां की थी कि हमने ब्रेन की लेयरिंग्स की बात की, उसके बाद हमने आगे बात की कि फोरामेन मैग्नम क्या होता है, फिर हमने बात की कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के स्ट्रक्चर्स में क्या मेजर डिफरेंट है व्हाइट और ग्रे मैटर के एतबार से। फिर हमने कहा कि हमारे पास न्यूरॉन के अंदर कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके बाद हमने निसेल बॉडी का स्ट्रक्चर की बात की कि निसेल बॉडी में जो ईआर और राइबोसोम्स हैं वो क्या होते हैं। फाइनली हम लोगों ने न्यूरोग्लियल सेल्स यानी शॉन सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का फंक्शन डिफरेंस देखा। फाइनली हम लोगों ने मूवमेंट पैटर्न देखा कि न्यूरॉन में नर्व इंपल्स कैसे पास होता है, मूवमेंट कैसे होती है, माइलिन शीथ का फंक्शन और माइलिन शीथ होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है नर्व इंपल्स में, वो आपके सामने सारी बातें आ गई। अब जरा मैं आ रहा हूं वापस इस पॉइंट पे जो मैंने आपके सामने छोड़ा था। देखो मैंने आपसे एक बात कही थी और मैंने कहा था कि पहले हम न्यूरॉन को समझ लें, फिर हम इन दोनों को कनेक्शंस बिठाएंगे इनके आपस में एक दूसरे के साथ। अब जरा मेरी बात को समझिएगा। देखें अभी आपने पूरा न्यूरल पाथवे देखा कि कहां से इंफॉर्मेशन आ रही है और किस तरफ जा रही है, ठीक है।
अगर मैं आपसे कहूं कि इंफॉर्मेशन किसी न्यूरॉन में जनरेट कहां से होती है, हमने आगे क्या बात की थी अभी, हमने कहा कि इंफॉर्मेशन जो है ना वो यहां से आ रही है, डेंड्राइट्स रिसीव कर रहे हैं और आगे भेज रहे हैं। मैं कहता हूं कि इंफॉर्मेशन अगर स्टार्ट हो रही है कहीं से तो कैसे स्टार्ट होगी, कौन से पार्ट से स्टार्ट होगी, सोमा, एक्सॉन या एक्सॉन टर्मिनल, तीन में से कौन सा पार्ट ऐसा है जहां से इंफॉर्मेशन स्टार्ट होगी, यानी इंपल्स जनरेट होना शुरू होगी। किसी को सोमा, वेरी गुड, इस तरह ने जवाब दिया सर सोमा, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि न्यूक्लियस मौजूद है सोमा के अंदर, तो इंफॉर्मेशन है किसी किस्म का कमांड जनरेट कहां से होगा, सोमा से जनरेट होगा, उसको सेल बॉडी कहते हैं। यहां तक बातें क्लियर है? चलो मेरी बात आगे सुनो। देखो हमारे पास यहां पर सोमा है ना, तो अब मेरी बात को समझना, अभी जैसे आप लोगों ने बोला सोमा सेल बॉडी का ना, अब देखो मिसाल के तौर पे ये रही सेल बॉडी, ठीक है, ये रहा एक्सॉन आपके पास, ठीक हो गया। अब मामला कुछ इस तरह से है कि इंफॉर्मेशन ट्रेवल होगी फ्रॉम हेयर टू हेयर और यहां से फिर निकल जाएगी मुख्तलिफ जगहों पे, ऐसा ही है? किसी कुछ बात में कोई मसला? सोमा से निकल के एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल और फिर उससे बाहर। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड, हो गया। अच्छा अब देखो मामला समझो, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में से पहले कौन आता है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड? पहले कौन आएगा, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड? पहला पार्ट कौन सा होगा जहां से ब्रेन, वेरी गुड। अब मेरी बात समझना, देखो अब समझ पाओगे बात को। ब्रेन में जो बाहर का पोर्शन है वो कौन सा पोर्शन होता है, वो आपके पास वो पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं, और इसको आमतौर पे हम ग्रे मैटर का जोन भी कहते हैं। तो ब्रेन के जितने भी सोमा हैं वो सारे भाई कहां मौजूद होंगे, क्या कोई मुझे इसमें मदद कर सकता है बताने में? ब्रेन के जितने भी सोमा होंगे वो कहां मौजूद होंगे, किसी को कोई खबर, कोई इल्म विल्म है इस बात का? ब्रेन के जितने भी सोमा ग्रे मैटर में होंगे, वेरी गुड। ग्रे मैटर से इन आपके पास जो डेंड्राइट, जो एक्सॉन है वो निकल के कहां आएगा, वो सारे के सारे एक्सॉन जो है वो निकल के कहां आएंगे, व्हाइट मैटर पे। और एक्सॉन पे क्या मौजूद, माइलिन शीथ, कलर क्या है, व्हाइट। क्लियर हो गई बात? तो सोमा मौजूद है सारे साइडों पे, निसल बॉडी जैसे ग्रे कलर आ रहा है, और उससे निकल रहा है आपके पास आपका माइलिन शीथ, और माइलिन शीथ जो है उसके वो मौजूद है आपके एक्सॉन के ऊपर। नाउ हियर कम्स द पार्ट। अब देखो जितना भी सारा मटेरियल है वो मूव करके आता है किस तरफ, वो आपके पास आता है, मिसाल के तौर पे इसके साथ बना हुआ है, इसी के नीचे मैं बनाता हूं यहां पर, अभी मिसाल के तौर पे ब्रेन था ना, अब मैं बात कर लेता हूं आपके इसकी, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे, वैसे तो बड़ी भयानक तस्वीर बन गई है, लेकिन आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। बना देता हूं उसको दोबारा से एक दफा और। ठीक हो गया, ये कुछ इस तरह से मुनासिब लग रही। बहरहाल अब देखो क्या मामला होता है कि ये जो एक्सॉन है ये मूव करके आता है यहां पर, एक्सॉन कहां मूव करके आ रहे हैं, यहां पर, कहां पे, स्पाइनल कॉर्ड के पास, ठीक है, इनके डेंड्राइट्स मौजूद हैं। यहां पे आपके पास यहां सेंटर में अब सोमा मौजूद होगा किसका, आपके स्पाइनल कॉर्ड का, और वो इसके साथ कनेक्शंस में होंगे। क्लियर हो गई बात? अब इसी में से, यहां से इनके पोर्शंस में से बाहर निकलेगी ऐसे करके आपकी, यानी सोमा से जो माइलिन शीथ एक्सॉन निकला वो व्हाइट मैटर से होते हुए इसके नर्व्स बाहर निकली, और नर्व्स बाहर निकलने के बाद आपके पास यहां पर मौजूद होगा एक अदद एक्सॉन, एक अदद न्यूरॉन, इस तरह से करके ये यहां से एक और यहां सोमा मौजूद होगा, इस सोमा का ये यहां से निकल के यहां की तरफ गया, ये आपके पास ऐसे इसका न्यूरॉन मौजूद है और ये ऐसे होंगे।
अब देखो ये सारी एक सीधी लाइन में है, ये हो गए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इससे जो बाहर की तरफ निकल रहे हैं ये हो गए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी यहाँ कई मोटर न्यूरॉन्स और इन सब के मामला इस तरह से चल रहे होंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो सोमा जहां जहां मौजूद वो जगह ग्रे, एक्सॉन जहां जहां मौजूद वो जगह व्हाइट। सर ब्रेन के एक्सॉन से आएंगे और स्पाइनल कॉर्ड के सोमा में मिलेंगे, फिर बाहर निकल जाएंगे। यस, यानी यहां के सोमा एक्सॉन, अस्तगफिरुल्लाह, यहां के सोमा एक्सॉन मूव करके इसके व्हाइट पोर्शन यानी एक्सॉन को कवर करते हुए इसके सोमा के पास, और इसी के सोमा से निकलेगा एक्सॉन बाहर की तरफ जो दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट हो रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबली दे आर मोटर न्यूरॉन्स। और इस तरह से बताने का मकसद क्या है कि जब आप कभी इस चीज को गौर से देखते हो, आमतौर पे स्कूल लेवल पे नहीं इतनी डिटेल में जाते, हम चले आते हैं कभी कभार बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत सारे बच्चों के साथ हो सकता है वो बोल भी रहे हो कि सर क्या इतने लंबा करा दिया आपने, लेकिन बहरहाल बताने का मकसद ये था कि यू शुड नो कि व्हेन देयर इज ग्रे जोन तो वहां सोमा मौजूद, फिर व्हाइट के साथ उसका कॉम्बिनेशन क्या कि वहां से वो निकल रहा होगा, और फिर जब स्पाइनल कॉर्ड नीचे आ गई तो हमें पता है कि भाई ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ कनेक्शन जा रहे हैं। किसके कनेक्शन जा रहे हैं? माइलिनेटेड एक्सॉन्स के कनेक्शन जा रहे हैं, और फिर वहां से निकल के आपके पास जो है सेंटर की तरफ आ रहे होते हैं क्या? सोमा, और सोमा से फिर दोबारा बाहर की तरफ नर्व्स निकल रही होती हैं जिसमें आपके पास एक्सॉन, माइलिनेटेड एक्सॉन का पोर्शन आता है, वो कनेक्ट होती हैं आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ, और इस तरह से कनेक्शन चलते चले आते हैं। तो ये जो सर जब स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज ब्रेन तक पहुंचता है तो उसमें मामला यही होता है। अब देखो उसमें मामला क्या होता है, यहां पर फॉर एग्जांपल मामला कुछ इस तरह से होगा, मिसाल के तौर पे हमारे पास, वैसे तो उसका जिक्र नहीं है, एक वेंट्रल आपके पास जो गैंग्लियन का पोर्शन होता है, एक डॉर्सल गैंग्लियंस का पोर्शन होता है, पूरी पूरी नर्व कॉर्ड्स आती हैं और आके अटैच होती है स्पाइनल कॉर्ड के साथ, और स्पाइनल कॉर्ड के साथ भी इस तरह से अटैच होती हैं कि यहां पर आपके पास बकायदा ये आके इस तरह से कनेक्टेड होता है, मेरी आवाज क्लियर आ रही सबको? आवाज 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 क्लियर आ रही है? ठीक है, सही है, सही, ओके, डन है। देखो अब फॉर एग्जांपल स्पाइनल कॉर्ड का जो सेंसरी न्यूरॉन है वो अलग स्टाइल का बना होता है, उसका पूरा जो एक्सॉन वाला पोर्शन है वो एंटर होता है अंदर, यानी आपके पास जाता है सोमा तक, सोमा से इंफॉर्मेशन गोल घूम के व्हाइट मैटर से होती हुई यहां जाती है, यहां मौजूद है आपके पास ब्रेन का सोमा, और ब्रेन का सोमा फिर इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर करता है ताकि उसकी इंटरप्रिटेशन हो सके, या वो उसके साथ जो भी मामला करने की कोशिश करता है। तो एवरीथिंग गोज ऑन एज इट इज प्लान्ड, या जिस तरह से इंफॉर्मेशन आ रही होती है। बस बताने का असल मकसद यह था कि जहां जहां ग्रे मैटर, इसका मतलब वहां प्रोसेसिंग यूनिट यानी सोमा लगा हुआ होगा, और जहां जहां व्हाइट मैटर है इसका मतलब वहां से प्रोपोगेशन का यूनिट है, एक प्रोसेसिंग और एक प्रोपोगेशन। मैं लिख देता हूं ये बात यहां पर भी ताकि आपको पॉइंट्स याद रहे इस तरह के, जब कभी आप यहां बात करो। सोमा जो है वो प्रोसेसिंग यूनिट है, और एक्सॉन जो है वो प्रोपगेटिंग यूनिट है। प्रोपगेटिंग यूनिट है, प्रोसेसिंग और प्रोपगेटिंग, व्हाइट एंड ग्रे पोर्शंस हैं। तो प्रोसेस होती है इंफॉर्मेशन सोमा में, और प्रोपगेट यानी आगे फैलती है इंफॉर्मेशन एक्सॉन के जरिए। बातें मेरी क्लियर हो गई भाई यहां तक आज की क्लास में?